हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम माय लास्ट डचेस पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी ऐसी पोएम जिसमें एक स्पीकर होता है और एक या एक से ज्यादा लिसनर होते हैं, और जो स्पीकर है वो पूरी पोयम में बात करता है और जो लिसनर है वो साइलेंट है, वो उसकी बात सुनता है। और इस पोयम में जो कुछ भी घटनाएं होती है वो हमें स्पीकर से ही पता चलती है, इसीलिए हमें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है और वो होता है स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू। इस पोयम में जो स्पीकर है वो ड्यूक है, और ड्यूक की शादी का प्रस्ताव लेकर एक दूत उनके पास आया है, एक मैसेंजर उनके पास आया है, क्योंकि ड्यूक की जो पहली पत्नी है वो अब नहीं है। तो वो जो दूत आया है उसको ड्यूक उनकी आर्ट गैलरी दिखाना चाहते हैं, उनके पास जो पीसेस ऑफ आर्ट है वो दिखाना चाहते हैं, और खास करके एक बड़ा पिक्चर है, बड़ा चित्र है जो उनकी पहली पत्नी का है यानी कि डचेस का है। तो जैसे ही वो चित्र उस दूत को दिखाते हैं तो हमें ड्यूक के स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो ये जो ड्यूक है ये बहुत ही घमंडी है, अहंकारी है, और इस ड्यूक को उसकी बीवी का यानी कि डचेस का जो स्वभाव है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चीयरफुल थी, डचेस बहुत चीयरफुल थी, प्लेफुल थी और बहुत ही इनोसेंट थी। तो ड्यूक को ये अच्छा नहीं लगता था, और एक दिन ड्यूक कुछ ऑर्डर्स देता है और उसके बाद उसकी हंसी यानी कि डचेस की हंसी बिल्कुल भी बंद हो जाती है। हालांकि हमें पता नहीं चलता कि होता क्या है। ड्यूक डचेस को मारने के ऑर्डर देता है या फिर उसको कहीं जेल में बंद करता है, ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद वो डचेस वहां दिखती नहीं, इसीलिए इस पोयम का टाइटल है माय लास्ट डचेस। ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझने की कोशिश करते हैं। The first question is, My Last Duchess was published in dash. Options are 1840, 1842, 1844 and 1847. So this poem was published in the year 1842. Option B is the correct answer. Next question, My Last Duchess was appeared in dash. Options are Men and Women, Dramatis Personae, Dramatic Lyrics and Collected Poems. So this poem, My Last Duchess, was first appeared in his collection of poems, that is Dramatic Lyrics. तो ड्रामेटिक लिरिक्स उनकी एक कविता की पुस्तक थी जिसमें ये पोएम सबसे पहले पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ पोएम? इस पोएम में कितनी लाइन्स है? ऑप्शंस आर 54, 56, 64, 50. So there are 56 lines in 28 rhyming couplets in this poem. So option B is the correct answer. Next one, what is the form of the poem My Last Duchess? Options are ode, dramatic monologue, soliloquy and elegy. तो इस पोएम का फॉर्म कौन सा है? सो दिस पोएम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, a dramatic monologue makes the speaker dash. Reliable because they must be telling the truth, reliable because the poet is addressing the reader directly, unreliable because the speaker is giving their side of the story, unreliable because the speaker does not understand what is happening. So dramatic monologue makes the speaker unreliable because the speaker is giving their side of the story. हमें सिर्फ स्पीकर का ही पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, इसीलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो अक्सर अनरिलायबल, अविश्वसनीय लगता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच इज द मीटर यूज्ड इन माय लास्ट डचेस? Options are iambic pentameter, iambic hexameter, iambic tetrameter, blank verse. So the meter used in the poem is iambic pentameter. Iamb, that is unstressed syllable followed by stressed syllable. And if there are 5 iambs, we call it iambic pentameter. Next one, what is the title of the poem in the first edition of dramatic lyrics? Options are The Cruel Duke, Italy, The Duke and the Duchess, The Haughty Duke.
सबसे पहले ड्रामेटिक लिरिक्स में जब ये पोएम पब्लिश हुई तो इसका टाइटल था इटाली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक इन द पोएम इज मॉडल्ड ऑन डैश। ऑप्शंस आर द ड्यूक ऑफ फरारा, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, द ड्यूक ऑफ सैक्सनी, द ड्यूक ऑफ मिलान। रियल लाइफ पर्सनैलिटी पर ड्यूक का कैरेक्टर बेस्ट है, मॉडल्ड है, और वो रियल लाइफ पर्सनैलिटी है द ड्यूक ऑफ फरारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द पोएम इज प्रिसीडेड बाय द एपिग्राफ डैश। ऑप्शंस आर फ्रा लिपोलिपि, क्लॉज ऑफ इंसब्रुक, फरारा, द ड्यूक। इस पोएम में एपिग्राफ है। एपिग्राफ यानी कि ऐसा एक शब्द, ऐसी एक लाइन जो पोयम के पहले या फिर किसी प्ले के पहले आती है, उसको एपिग्राफ कहते हैं। तो इस पोयम का एपिग्राफ है फरारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु इज द नरेटर और स्पीकर ऑफ दिस पोयम। ये पोयम कौन नरेट करता है या फिर स्पीकर कौन है? ऑप्शंस आर रॉबर्ट ब्राउनिंग, द पोएट, अ ड्यूक, the duchess. So who is the narrator? A duke is the narrator. Next question, to whom is the duke speaking in the poem? Options are Fra Pandolf, a servant of the count, clause of Innsbruck. इस poem में duke किससे बात कर रहे हैं? So the duke is speaking to the servant of the count. Servant, messenger or emissary. Option B is the correct answer. Next one, where is the duchess? Who is the subject of the poem? Options are she is in the room, she is waiting with the rest of the duke's company, she has been banished from the castle, she is dead. So the correct answer is she is dead. Option D. Next one, where does the duke keep the painting of the duchess? Options are in his library, displayed in an art gallery, hidden behind a curtain, in his bedroom. तो डचेस की तस्वीर कहां है? वो एक पर्दे के पीछे है, हिडन बिहाइंड अ कर्टन, जो सिर्फ ड्यूक ही देख सकते हैं, दूसरे किसी को इजाजत नहीं है वो तस्वीर, वो फ्रेम या फिर वो चित्र देखने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस? ऑप्शंस आर लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, टिटियन, फ्रा पैंडोल्फ। ये जो पोर्ट्रेट है डचेस का, ये किसने बनाया है? तो ये पोर्ट्रेट फ्रा पैंडोल्फ करके एक पेंटर है, उन्होंने बनाया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज अ स्पॉट ऑफ जॉय इन लाइंस 14 to 15? ऑप्शंस आर अ ब्राइटनेस इन द आई, अ ब्लश, अ टाइम ऑफ मेरीमेंट, अ टीयर। अ स्पॉट ऑफ जॉय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अ ब्लश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, what is the setting of the poem? Options are the Greek Renaissance, the Italian Renaissance, the English Renaissance, the Scottish Renaissance. And the right answer is the setting of the poem is the Italian Renaissance. Option B is the right answer. Next question, what piece of art the Duke showed to the emissary at the end of the poem? Options are a bronze statue of Neptune, a bronze statue of Artemis, a bronze statue of Apollo, a bronze statue of Hera. So the right answer is the Duke shows a bronze statue of Neptune to the emissary at the end of the poem. Option A is the right answer. Next one, notice Neptune, though taming dash. So this is a line from the poem and you are asked to fill in the blank space. Options are a sea nymph, a sea fish, a seahorse, a lion. So the right answer is a seahorse. Notice Neptune, though taming a seahorse. Next question, who has made a statue of Neptune for the Duke? Options are Michelangelo, Claus of Innsbruck, Lorenzo Ghiberti, Raphael. Statue of Neptune किसने बनाया है? So Claus of Innsbruck has made a statue of Neptune for the Duke. Option B is the right answer. Next question, what is the Duke in the midst of planning? Options are a hunting trip, an expedition, commissioning a statue of his wife, a new marriage. Duke क्या plan कर रहे हैं?
So Duke is planning his new marriage. That's why that emissary has come. Option D is the right answer. Next question. What is the rhyme scheme of My Last Duchess? Options are enjambed blank verse, enjambed rhyming couplets, end stopped rhyming couplets, end stopped blank verse. So what is the rhyme scheme? Rhyme scheme is enjambed rhyming couplets. So there are 28 rhyming couplets that are enjambed, that is run on line. So the meaning is not completed at the end of the line. That meaning is carried forward to the another line or to the next line. That is called enjambment. Option B is the right answer. Next question. The main theme of the poem is dash. Options are gender inequality in society, racial equality in society, relationships are equal, heritage of the Duke. What is the main theme of the poem? So main theme is gender inequality in society. Option A is the right answer. Next question. Was the Duchess unfaithful to the Duke? Options are he says so, so it must be true. Probably, seeing as she was always flirting. Definitely not. We can't know. The only information is from the Duke. So here the right answer is option D, that is we can't know. The only information is from the Duke. Next one, where did the Duke say her looks went? Options are at all sorts of men, everywhere, only at him, away from men's gaze. So the Duke said that her looks went everywhere. Her means the Duchess. Option B is the right answer. Next one, what does the Duke mean by her looks went everywhere? Options are she was too easily distracted by things and therefore did not pay enough attention to the Duke. She suffered from amblyopia, causing her eyes to look in different directions of each other and caused the Duke to see her as unattractive. She was tempted by other men and very unfaithful to the Duke. She was overly cautious and her eyes were constantly scanning for danger. So, Duke जब कहते हैं her looks went everywhere, इसका मतलब क्या है? So, according to the Duke, it means she was tempted by other men and very unfaithful to the Duke. Option C is the right answer. Next question. Which of these is not one of the petty jealousies mentioned by the Duke? Options are a white mule, a bough of cherries, the beauty of nature, the dropping of the daylight. So the right answer is option C. That is, the beauty of nature is not one of the petty jealousies mentioned by the Duke. Next question. Why didn't the Duke try to correct the behavior of the Duchess? जब ड्यूक को ऐसा लगता था कि डचेस का बिहेवियर ठीक नहीं है तो उन्होंने डचेस को करेक्ट क्यों नहीं किया, डचेस को क्यों नहीं बताया कि उनका ये बिहेवियर ठीक नहीं है? ऑप्शंस आर he thought it to stoop and he never wanted to stoop. The Duchess would not listen to him. He was not sure about her behavior. He respected the individuality of the Duchess. तो इसका सही आंसर है he thought it to stoop and he never wanted to stoop. Option A is the right answer. Next question. What does the Duke say she gives to other men the same as him? Options are much the same look, much the same smile, much the same respect, much the same time. So the right answer is much the same smile. Option B. नेक्स्ट वन ऑल स्माइल स्टॉप्ड मोस्ट प्रोबेबली मीन्स. इस पोएम में एक फ्रेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ड्यूक कहते हैं आई गेव द कमांड्स एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड, तो ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर शी स्टॉप्ड फ्लर्टिंग, शी स्टार्टेड टू पे ऑल अटेंशन टू हिम, शी वाज अपसेट बाय हिज एटीट्यूड एंड शी वाज किल्ड. तो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो मीनिंग है वो है कि ड्यूक ने डचेस को मारने के ऑर्डर दिए थे. शी वॉज किल्ड. ऑप्शन डी. हालांकि इसका ये भी मतलब निकलता है
कि शायद उन्होंने ऐसे ऑर्डर दिए कि डचेस को कहीं जेल में बंद किया जाए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट वन ऑफ द ड्यूक्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डचेस। ड्यूक को डचेस से बहुत सारी शिकायतें थी, लेकिन यहां प्रश्न ऐसा है कि कौन सी शिकायत ड्यूक को डचेस से नहीं थी। तो इनमें से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो ड्यूक को डचेस से शिकायत थी, लेकिन एक ऐसा है जो कि शिकायत नहीं थी। ऑप्शंस आर राइडिंग अ व्हाइट म्यूल, not being able to distinguish great men from common men, not being available to him all times, innocence। तो ड्यूक को ये शिकायत थी दैट शी राइड्स अ व्हाइट म्यूल। ड्यूक को ये भी शिकायत थी कि डचेस को पता नहीं कि ग्रेट मैन और कॉमन मैन में कैसे फर्क किया जाए। ड्यूक को ये भी शिकायत थी कि उनकी डचेस बहुत ही इनोसेंट है, वो बहुत ही जल्दी इंप्रेस हो जाती है। लेकिन ड्यूक को ये शिकायत कभी नहीं थी कि उनकी डचेस उनको ऑल द टाइम अवेलेबल नहीं है। सो ऑप्शन सी, नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑल टाइम्स, इज द करेक्ट आंसर। ये शिकायत नहीं थी। Next question and the last one. Robert Browning's wife was also a renowned poet. What was her name? Options are Elizabeth Barrett Browning, Anne Barrett Browning, Emily Barrett Browning, Charlotte Barrett Browning। रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ एक फेमस पोएटेस थी और उनका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है, सजेशंस है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।